मेरी आँखों में मैंने लेसिक सर्जरी कराई थी या मुझे रेडियल केरेटॉटमी सर्जरी मैंने अपने चश्मे हटाने के लिए कराई थी अपनी यंग एज में। आज मुझे कैटरैक्ट हो गया है। अब मुझे क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या मुझे डॉक्टर को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे एक व्यूअर ने पूछा, मुझे लगा कि इसके लिए मुझे डायरेक्ट वीडियो ही बनाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से आप सब लोगों का सनाई कैफ़े में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने अपनी बचपन में रेडियल केरेटॉटमी सर्जरी कराई थी, जिसमें हम लोग मल्टीपल इंसिजन्स कॉर्निया में लगाते थे और मायोपिया को करेक्ट करते थे, जिससे कि कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती थी। उस वक्त लेसिक टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी, उसको हम लोग रेडियल केरेटॉटमी कहते थे। दुनिया में हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने रेडियल केरेटॉटमी सर्जरी कराई। इसकी ओरिजिन सर फॉडरोव ने की थी। ये रशिया से स्टार्ट हुआ था और धीमे धीमे ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हुआ। लेकिन धीमे धीमे जैसे से लोगों ने सर्जरीज कराई, फिर पता लगा कि इसमें प्लस की तरफ शिफ्टिंग होती है। और दूसरा, हम लोग कॉर्निया में बहुत सारे इंसिजन बना देते थे, तो एक वीक एरिया क्रिएट हो जाता था, कॉर्निया इरेगुलर हो जाता था और नंबर्स में भी प्लस की तरफ शिफ्ट होते थे, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स भी होते थे। धीमे धीमे जैसे से प्रोसीजर्स बढ़ते गए, थोड़ा एवोल्यूशन ज़रूर हुआ, लेकिन प्रोसीजर अबंडन हुआ। आज की डेट में रेडियल केरेटॉटमी सर्जरी हम लोग परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद लेज़र लेसिक सर्जरी का स्टार्टिंग हुई। लेसिक में हम कॉर्निया की कार्विंग करते थे जो कि स्टैटिक रहती थी, इसमें चेंजेस नहीं होते थे। समय के साथ इवॉल्व होते होते लेसिक टेक्नोलॉजी भी बहुत प्रिसाइज होती चली गई, एक्यूरेसी बढ़ती चली गई। एआई का और नोमोग्राम्स का यूज़ हुआ, उससे हमारा रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते चले गए। क्वालिटी ऑफ विज़न, क्वालिटी ऑफ जिस तरह का ग्लेयर्स एंड हेलोज, इस तरह की प्रॉब्लम आज की डेट में लगभग नहीं के बराबर होती है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि उम्र के साथ हम बढ़ेंगे तो हमारी आंखों में एज के चेंजेस आएंगे और उसी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं, जिसमें हमारी नेचुरल आँख के अंदर का लेंस ओपेक हो जाता है और उसको रिमूव करने के अलावा, यानी लेंसेज, नए लेंसेज रिप्लेस करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, जिसको हम लोग आजकल मोतियाबिंद की सर्जरी कहते हैं। इसको हम लोग माइक्रो इंसिजन फेको सर्जरीज के थ्रू परफॉर्म करते हैं, जो आज सबसे एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा कि क्या फेमटो बेटर है, फेमटो असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी बेटर है या एमआईसीएस बेटर है। हाँ, हमें कैटरैक्ट है और हमें ऑपरेट कराना है। इस बारे में कौन सी टेक्निक बेटर है, मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि लोगों ने रेगुलर बेसिस पे इस पे भी सवाल पूछे हैं। तो अब हमें कैटरैक्ट सर्जरी करानी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एमआईसीएस फेको यानी माइक्रो इंसिजन फेको सर्जरी के लिए ऑप्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है, आपको कुछ एडिशनल नहीं करना है, केवल आपको इतनी जानकारी अपने डॉक्टर को पास ऑन करनी है कि मुझे अपनी यंग एज में मैंने कैटरैक्ट सर्जरी कराई थी, लेसिक सर्जरी कराई थी। क्योंकि लेसिक नॉर्मली अगर आपका सरफेस एब्लेशंस हुए हैं तो वो विजिबल नहीं होता। अगर आपकी फ्लैप रिलेटेड सर्जरीज हुई है तो कुछ कंडीशंस में हल्की सी विजिबिलिटी रहती है, लेकिन अगर डॉक्टर को आप बताएंगे तो वो ज़्यादा कॉशियस हो जाएगा। और रेडियल केरेटॉटमीज, जिसमें हम लोग कॉर्निया में इंसिजन लगाते हैं, वो आप टॉर्च से भी और स्लिट लैम्प पे एग्जामिनेशन से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी इतनी है कि आप अपने डॉक्टर को कन्वे करें कि मैंने अपनी बचपन में सर्जरी, स्पेक्टिकल रिमूवल के लिए मैंने सर्जरी कराई है, जिससे कि वो अपने प्रिपरेशंस यानी आपकी कैटरैक्ट सर्जरी की प्रिपरेशंस के उसी हिसाब से करें। सबसे मेजर जो चेंजेस होते हैं वो रेडियल केरेटॉटमी और लेसिक सर्जरीज जब हुई होती हैं, उन कॉर्निया में अगर हमें पावर कैलकुलेशंस करना है, वहाँ पे फ्लॉ आने के चांसेस होंगे अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। क्योंकि मशीन्स आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो फॉर्मलीज़ के अंदर ऑलरेडी अगर आप वो पूछता है कि कोई पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, अगर हम उसके अंदर वो फीड कर दें तो वो सॉफ्टवेयर उसी हिसाब से एडजस्ट करके आपकी पावर को कैलकुलेट कर देता है। तो कोई भी पास्ट के रिकॉर्ड्स अगर अवेलेबल हैं तो वो और बेहतर होता है, क्योंकि उससे थोड़ा प्रिसीजन पावर कैलकुलेशंस का और बेटर हो जाता है।
मुझे लगता है केवल ये ही काम आपको एज़ ए पेशेंट करने की ज़रूरत है, बाकी काम हमारा है एज़ ए डॉक्टर। हमें आपके पावर कैलकुलेशंस में फ्लॉ को कम करना है, उसके लिए हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, उसको इन्फॉर्मेशन पास करनी पड़ती है। अगर आपकी रेडियल केरेटोटमी हुई है, इंसिजन्स मल्टीपल लगे हैं, तब हमारा टेक्निक्स, सर्जरी की टेक्निक्स में भी हम लोग चेंज करते हैं। हमें कहाँ पे इंसिजन देना है, किस जगह से हम आँख के अंदर एंटर कर सकते हैं सर्जरी करने के लिए, क्या हम कॉर्निया के थ्रू अंदर कर सकते हैं, क्या इतना स्पेस अवेलेबल है कि नहीं, या हमें स्क्लेरा के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर हमारा फेको के पैरामीटर्स यानी सर्जिकल पैरामीटर्स भी हम सॉफ्ट करते हैं, जिससे कि कॉर्निया में जो आपके इंसिजन लगे हैं उनमें स्ट्रेचेस ना हो। कभी कभी डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स प्रिकॉशंस लेने के बाद भी गेपिंग होने लगती है, यानी जो प्रीवियस इंसिजन होते हैं वो ओपन होने लगते हैं, तो उनको हमें सूचर करना पड़ता है। तो बेसिक जो एज ए पेशेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी है कि आप अपने डॉक्टर को अंधेरे में ना रखें, अपने कोई भी प्रोसीजर के बारे में ज़रूर बताएं, और साथ में अगर कोई प्रीवियस रिकॉर्ड्स अवेलेबल हों तो वो ज़रूर पास ऑन कर लें। बाकी सिस्टम का काम है, डॉक्टर का काम है कि वो आपको किस तरह से आपके लेंस के पावर की कैलकुलेशंस करें, जिससे कि आपकी सर्जिकल बाद में सर्जरी के बाद आपके रिजल्ट्स बेटर हों, मिनी ग्लासेस के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। हाँ, ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने बचपन में चश्मा हटवाया था और अब मैं कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी मैं ऐसे लेंस लगवाऊं जिसमें कि मुझे चश्मा ना लगाना पड़े, नॉर्मली ये संभव नहीं होता। तो मल्टीफोकल लेंसेस, अगर आपका कॉर्निया इरेगुलर है या कॉर्निया में कोई इंसिजन्स लगे हैं, उन कंडीशंस में मल्टीफोकल सिलेक्शन एक अच्छा सिलेक्शन नहीं होता। आप सिंपल मोनोफोकल या मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट, यानी जिसको हम लोग एडवांस्ड मोनोफोकल लेंसेस कहते हैं, उसके साथ आप अपनी सर्जिकल प्लान कर सकते हैं। अगर आपके प्लस के नंबर्स थे और आपने हाइप्रोपिक लेंसे कराया हुआ है, उस कंडीशन में जो लेंसेज पड़ेंगे वो हम लोग एब्रेजन फ्री लेंसेज नॉर्मली नहीं डालते। हम पहले टोपोग्राफी करते हैं, आई ट्रेसी करते हैं, हम ये देखते हैं कि कॉर्निया की स्फेरिकल एब्रेजन्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग भी लेंस का सिलेक्शन है। तो ये हमारा टास्क है कि हमें आपका पावर कैलकुलेशन कैसे करना है, कौन सा लेंस आपकी आँख के लिए बेस्ट होगा ये डिसाइड करना, और साथ में सर्जरी में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि आपके इंसिजन्स अगर रेडियल केरेटोटमी वाले हैं वो गेप ना करें, आपके अच्छे रिजल्ट्स आएँ। आई होप कि ये मैसेज आपको क्लियर होगा। थैंक्स उस व्यूअर के लिए जिन्होंने ये सवाल पूछा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उसमें आप अपना नाम लिख देंगे, सिटी का नाम लिख देंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका नाम और आपका शहर का नाम भी यहाँ पे आपको वीडियो में बताऊँ, और आपको मैं पर्सनली थैंक्स कह पाऊँ वीडियो के थ्रू। कोई भी सवाल है पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको आंसर करने के लिए। और अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनी बहुत केयर करिए, अपनी आँखों की का ध्यान रखिए, बड़े और छोटों की केयर करिए, एक अच्छे सिटीजन बनिए। नमस्कार।